हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स पर। तो दोस्तों, हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात कर रहे थे। हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम पीरियड, हॉरिजॉन्टल रेंज और वर्टिकल हाइट दोनों निकाल लिया था और उसके बारे में हम कुछ एडिशनल रिजल्ट्स को चेक कर रहे थे। मतलब उससे रिलेटेड जिन जिन भी टॉपिक्स पर जो भी डेरिवेशंस बनते थे वो हम कर रहे थे। तो आइए हम बात करते हैं सम मोर रिजल्ट्स पर। ठीक है ना, सम मोर रिजल्ट, सम मोर रिजल्ट। अब हमें और भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जो डिराइव करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, उसके डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें, मतलब अगर हमने इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी देने के कारण आपका पाथ इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बनाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा ऊंचाई वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसको अपन बोल देते हैं कैपिटल एच। ठीक है, अब ये कैपिटल एच हो गया। तो स्टूडेंट्स आप बताइए कि ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगा। ठीक है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस हो जाएगी r/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस r होती है तो ये डिस्टेंस भी r/2 हो जाती है। ठीक है ना, मैं आपको पहले ये नोट लिखा चुका हूं कि इस वर्टिकल लाइन के टू एंड फ्रो, आगे और पीछे दोनों तरफ मोशन सिमेट्रिक होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर दो पॉइंट ले लेते हैं, एक को मैं बोल देता हूं पॉइंट O और दूसरे को मैं पॉइंट बोल देता हूं A। तो अब हमको करना क्या है? अब हमको निकालना है कि मोर रिजल्ट में नंबर A ले लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अपन को। एवरेज वेलोसिटी कहां से कहां तक की निकालनी है? O से लेके A तक। ठीक है ना, O से लेके A तक हमको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब OA वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम ड्यूरेशन। यहां से लेके यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां से लेके यहां तक कितना? हाफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम यहाँ पे लिख देंगे TOA। ठीक है, अब अगर हम इस OA की बात करें, ये जो OA है ये एक स्ट्रेट लाइन है। हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट की। हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है जिसकी डायरेक्शन हो जाएगी इस डायरेक्शन में। तो जब हमें ये वेक्टर निकालना है तो बच्चों आपको ये दिख रहा है, ये 90 डिग्री है हमारे पास अच्छे से। ठीक है, तो अब हम OA वेक्टर निकालते हैं तो हमारे पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड आ जाएगा। OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू r/2 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? r/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस h का स्क्वायर, r/2 का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो जब हम OA को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट r²/4 प्लस h स्क्वायर। तो ये हमारे पास OA आ गया। एंड और दूसरी चीज हम क्या जानते हैं कि टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम O to A इज इक्वल्स टू T/2, यही होता है। तो अगर मैं V एवरेज निकालूं, ठीक है ना, V एवरेज फ्रॉम O to A, तो V एवरेज फ्रॉम O to A में मेरे को OA की जगह ये वाली वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास आ जाएगा r² प्लस 4h² डिवाइडेड बाय 2 इंटू T/2। भाई इसका जो एलसीएम आया था 4 आया था, वो 4 एलसीएम के बाद रूट से बाहर निकल जाएगा तो 2 बन जाएगा, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो पहला फॉर्मूला तो बच्चों आपके सामने बिल्कुल यही आ रहा है कि अगर आपको ये डिस्टेंस दे रखी है तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप इस फॉर्मूले को और ज्यादा एक्सपांड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कैसे? देखिए, बी एवरेज फ्रॉम O to A। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखिए r²। तो सबसे पहले मैं अंडर रूट ले लेता हूं। सबसे पहले मैंने अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट में हमारे पास आ रहा है r²। तो r² का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? r² हमारे पास था u² साइन 2 थीटा बाय g का स्क्वायर प्लस 4 इंटू h² हमारे पास था u² साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g इसका स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है सिर्फ t, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? t।
टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हमारे पास था 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इस फॉर्मूले को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ से जी स्क्वायर, यहाँ से भी जी स्क्वायर, अंडर रूट से तो ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए इसको एक बार पूरा सॉल्व कर लेते हैं, वी एवरेज फ्रॉम ओ टू ए। ठीक है, तो देखिए अब हम न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं। न्यूमरेटर में हमारे पास है यू स्क्वायर का स्क्वायर तो यू की पावर 4, यू स्क्वायर का स्क्वायर तो यू की पावर 4। ठीक है, उसके बाद तो यू की पावर 4 हमारे पास आ गया है, दोनों में से ऐड हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है जी स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास है जी स्क्वायर, तो यू की पावर 4 बाय जी स्क्वायर ये बाहर आ गया है। अब अंदर क्या क्या बचा यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा। क्या बचा यहाँ बचा साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस, अब इधर देखिए ये 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, तो वो 4 इस 4 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा साइन की पावर 4 थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। और डिवाइडेड में हमारे पास कितना आ रहा है, डिवाइडेड में हमारे पास आ रहा है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो एक जी से ये जी कट जाएगा और एक यू से एक ये यू कट जाएगा, तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ओ टू ए कितनी आ जाएगी, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी यू क्यूब बाय जी इंटू साइन स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा डिवाइडेड बाय यू साइन थीटा। ठीक है ना, नहीं मतलब सिर्फ साइन थीटा बचेगा यहाँ पे, ये 2 हमारे पास अभी तक है क्या, हाँ ये 2 भी हमारे पास, तो 2 यहाँ पर अपन लिख देंगे साइन थीटा। तो स्टूडेंट्स ओ से लेके ए तक की एवरेज वेलोसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। आई बात समझ में? तो बच्चों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा जो भी आपसे पूछा गया है। सपोज कीजिए न्यूमेरिकल में वो यहाँ के लोकेशन दे देता है और वो बोल देता है t = 5 सेकंड पर पार्टिकल जहां था उसका आपको एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना हो। ठीक है ना, तो अगर आपको पॉइंट टी टाइम आपको दे रखा है तो उस टी टाइम पे आपको करस्पॉन्डिंग हाइट निकालनी पड़ेगी और उस हाइट के करस्पॉन्डिंग आपको ये ओ ए वेक्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके की कैलकुलेशन उसमें भी इन्वॉल्व होगी। तो ये कुछ मोर रिजल्ट्स थे। इसके बाद एक बी रिजल्ट और आता है हमारे पास। ठीक है ना, बी रिजल्ट। तो बी रिजल्ट का जो डायग्राम है वो मैं आपके लिए यहाँ बना देता हूं। बी रिजल्ट का जो डायग्राम है चलिए यही बना देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है, ठीक है, और ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल से डायरेक्शन है थीटा, और हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो कुछ इस तरीके से है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूं तो ये स्ट्रेट लाइन इस ट्रेजेक्ट्री को यहाँ पे कट कर रही है और यहाँ पे कट कर रही है, तो ये डिस्टेंस अगर मैं h मान लेता हूं तो क्या ये डिस्टेंस भी h होगी? बोलेगी हाँ सर, ये दोनों डिस्टेंस h होगी। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस टाइम इंस्टेंट को t1 मान लेते हैं और इस टाइम इंस्टेंट को t2 मान लेते हैं, आ रही बात समझ में? इस टाइम इंस्टेंट को हम t1 और t2 मान लेते हैं, तो और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये डिस्टेंस x2 है हमारे पास, x2 o से लेके, ठीक है, और ये डिस्टेंस हमारे पास है x1 o से लेके। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो x1 और x2 हमारे पास हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि पार्टिकल को मैंने छोड़ा 0 सेकंड पे, तो 5 सेकंड पे पार्टिकल इस हाइट पर था, h हाइट पर, फिर पार्टिकल ने अपना पाथ फॉलो किया और उसके बाद वो वापस उसी सेम हाइट पर, यहाँ ये तो था 5 सेकंड, वापस उसी सेम हाइट पर वो पहुंचा 7 सेकंड पर। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि एक सेम हाइट के लिए आपके पास t1 और t2 दो टाइम इंस्टेंट आएंगे, मतलब दो टाइम इंस्टेंट पर वो सेम हाइट पर होगा। तो इस मोशन के लिए हम लिखते हैं बाय सेकंड इक्वेशन, बाय सेकंड इक्वेशन। हम सेकंड इक्वेशन को क्या लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन को अपन लिख देते हैं y = uy इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ay इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इस y की जगह हम क्या लिखेंगे, y कितना है हमारे पास h, तो ये प्लस का h है, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस h = u बाय, तो इसका u बाय y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u साइन थीटा इंटू टी
-1/2g इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एक सेकंड इक्वेशन आ गई। तो इसी इक्वेशन को जब अपन ट्रांसफॉर्म करके लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 gt स्क्वायर माइनस यू साइन थीटा, ठीक है, प्लस एच इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये हमें क्या मिल रही है, ये हमें क्वाड्रेटिक मिल रही है। क्या मिल रही है? क्वाड्रेटिक। और क्वाड्रेटिक के हमारे पास दो रूट्स होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे अबव क्वाड्रेटिक हैव टू रूट्स, और वो रूट्स क्या हो जाएंगे? t1 एंड t2। अब t1 और t2 को अपन कैसे निकालते हैं? t1 और t2 को अपन कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास ये वाला था। ठीक है ना, t1 t2 इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये हमारे पास फॉर्मूला था बच्चों। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या था? फॉर्मूला। तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। देखिए क्वाड्रेटिक काय में है? t में। क्वाड्रेटिक काय में है? क्वाड्रेटिक का वेरिएबल क्या है? t। क्वाड्रेटिक का वेरिएबल क्या है बच्चों? t। तो देखिए टी स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे टी स्क्वायर, उसके बाद यू साइन थीटा इंटू टी, उसके बाद टी की टर्म, देन आफ्टर कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक हो गई। तो टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला मल्टीप्लायर क्या होता है? a। ठीक है ना, मतलब अगर अपन क्वाड्रेटिक को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक को अपन बोल देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x की जगह हमारे पास यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने वाला कोएफिशिएंट a, तो a कितना हो जाएगा? इसलिए a इक्वल टू 1/2g। ठीक है, b इक्वल टू b कितना हो जाएगा हमारे पास? माइनस यू साइन थीटा। देखिए x से मल्टीप्लाई होने वाला मतलब यहाँ t से मल्टीप्लाई होने वाला, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस यू साइन थीटा। और एंड c हमारे पास कितना हो जाएगा? c हमारे पास हो जाएगा प्लस का h। c हमारे पास h हो गया। अब इन तीनों वैल्यूज को जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास t1 और t2 की वैल्यू आ जाएगी। तो t रूट्स को हम क्या लिख देंगे? माइनस ऑफ b कितना था? माइनस यू साइन थीटा प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर मतलब माइनस यू साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 4a। a क्या था हमारे पास? g/2। तो a था हमारे पास g/2 इंटू c की जगह h। ठीक है, पूरा का पूरा डिवाइड कर देंगे 2 इंटू a से, 2 इंटू 1/2 इंटू g। अब बस हमको इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास t1 की अलग वैल्यू आ जाएगी, t2 की अलग वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि जब आप एक बार ये प्लस साइन अप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगी t1 की वैल्यू। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करना बताया था बेसिक मैथमेटिक्स वाले लेक्चर्स में। और जब आप यहाँ पे माइनस साइन लेंगे तो आपको मिल जाएगी t2 की वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर t1 लिख देते हैं तो हमारे पास t1 कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास आ जाएगा u साइन थीटा, प्लस और माइनस में से हम प्लस वाला साइन ले लेते हैं। ठीक है ना, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो नीचे हमारे पास आ जाएगा g। तो ये t1 आ जाएगा u साइन थीटा प्लस कितना आ जाएगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे अंडर रूट में लिख देंगे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो माइनस 2gh। ठीक है, और अपॉन में g भी इसके साथ आ जाएगा, तो नीचे अपॉन में g भी इसके साथ आ गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास t1 की वैल्यू हो गई। क्या हो गई हमारे पास? ये हमारे पास t1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से हम t2 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा सेम टू सेम u साइन थीटा बाय g, प्लस की जगह यहाँ पास माइनस आ जाएगा, इतना डिफरेंस है। ठीक है, अंडर द रूट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh डिवाइडेड बाय g। तो ये t1 और t2 की वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट देखिए t1 और t2 में से कौन सा बड़ा है? t1 और t2 में से कौन सा बड़ा है? t1 और t2 में से t2 बड़ा है। t1 और t2 में से क्या है? t2 बड़ा है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा दिख रहा है? देखिए ये दोनों क्वांटिटी दोनों में फिक्स है, और ये हमारे पास प्लस आ रहा है, ये हमारे पास माइनस आ रहा है, मतलब इसमें कुछ जोड़ा जा रहा है।
और इसमें से कुछ घटाया जा रहा है, तो ये छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे, ये T2 की वैल्यू हो जाएगी और ये T1 की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए, अब आपने T1 और T2 तो निकाल ही लिया है। अब T1 और T2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, T1 और T2 को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, सोच के देखिए। अगर इसकी इक्वेशन A बोल देते हैं, इसको इक्वेशन B बोल देते हैं, तो A और B इन दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए A प्लस B, इस पूरी टर्म को A मान लीजिए, प्लस इस पूरी टर्म को B मान लीजिए। ऐसे ही A माइनस B, ठीक है ना। तो A प्लस B और A माइनस B हमारे पास क्या होता है, हम जानते हैं, क्योंकि A प्लस B मल्टीप्लाइड बाय A माइनस B, ये क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही होता है। तो इसी तरीके से अगर हम T1 T2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो T1 इंटू T2 इक्वल टू, T1 इंटू T2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो T1 इक्वल टू T1 मल्टीप्लाइड बाई T2 इक्वल टू, देखिए A स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कहलाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय G स्क्वायर, ठीक है, माइनस B स्क्वायर। माइनस, अब हम B स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए ये पूरा का पूरा स्क्वायर हट, अंडर रूट हट जाएगा, तो ऊपर हमारे पास बचेगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2GH, है ना, और नीचे G था तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में ये हो जाएगा G स्क्वायर। यहाँ तक आ रही बात बच्चों, बात आपको समझ में? बिल्कुल सही। अब आप देखिए, जब मैं इस एक्सप्रेशन को खोलूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू, T1 इक्वल टू T2 ये आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय G स्क्वायर, माइनस, देखिए अब ये ब्रैकेट खोल रहा हूं तो ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय G स्क्वायर, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आ जाएगा 2GH बाय G स्क्वायर। तो देखिए ये प्लस की टर्म है और ये माइनस की टर्म है, तो दोनों कट जाएंगी, ठीक है, दोनों कट जाएंगी। तो हमारे पास कितना आ गया, 2GH इज इक्वल टू G स्क्वायर। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करूं, मेरे पास क्या बचेगा, T1 T2 इज इक्वल टू 2 इंटू GH, सॉरी 2 इंटू H बाय G, एक G से G भी कट जाएगा, तो यहां से अगर मैं H हाइट को निकालता हूं, है ना, तो ये में G इधर आ जाएगा और 1/2, तो 1/2 इंटू G इंटू T1 इंटू T2। तो ये हमारे पास एक फाइनल रिलेशन चल के आ रहा है हाइट का। मतलब ये जो हमारे पास हाइट थी, जो हम दो बार गेन कर रहे थे, ये जो हमारे पास हाइट थी ना, सेम हाइट जो T1 टाइम पर भी सेम हाइट, वही हाइट थी जो T2 टाइम पर थी, ठीक है। तो इस हाइट को आप इन टाइम्स की टर्म्स में भी इस तरीके से लिख सकते हो, तो H इक्वल टू 1/2 G T1 इंटू T2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने आपको मोर रिजल्ट्स में दो रिजल्ट बता दिए, एक तो एवरेज वेलोसिटी निकालना, ये सबसे सिंपलेस्ट केस था, मैंने इनिशियल पॉइंट से मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट की एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, ठीक है ना। एग्जामिनर आपसे किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की एवरेज वेलोसिटी निकलवा सकता है, तो आपको करना क्या है, आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है बेसिकली, और उनके बीच का टाइम इंटरवल निकालना है, टाइम ड्यूरेशन निकालना है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलिए थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पर बचा हुआ पार्ट सॉल्व कर लेता हूं। अब इस थोड़ी सी जगह में मैं कुछ सॉल्व करना चाहता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने T2 टाइम पर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी थी, x2, मतलब इनिशियल पॉइंट से लेके, यहां देखिए उंगली की तरफ, इनिशियल पॉइंट से लेके T2 इंस्टेंट पर उसकी x लोकेशन क्या थी, x2, और इनिशियल पॉइंट से T1 टाइम पर उसकी x लोकेशन क्या थी, x1, ठीक है ना। तो अगर हम कंसीडर कर लेते हैं इस डिस्टेंस को d, अगर हम इस डिस्टेंस को d कंसीडर कर लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। अब x1 अपन कैसे निकालेंगे, x1 हमारे पास आ जाएगा ux1 इंटू T1, यही आ जाएगा, है ना। तो x2 हमारे पास क्या हो जाएगा, ux इंटू T2, और x1 हमारे पास आ जाएगा ux इंटू T1, यही हो जाएगा। तो d को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम d को लिख सकते हैं ux इंटू T2 माइनस T1, ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ux को मैं लिख दूंगा u इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय
T2 माइनस T1। तो अगर आपको इन दोनों सेम हाइट वाले पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस भी निकालनी हो तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब प्रोजेक्टाइल का एक और टॉपिक ले लेते हैं जो है एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल, एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है ना, आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवा रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई एनर्जी हमारे पास होनी चाहिए। तो जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं तो आपने देखा होगा उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी तो हम एक्सटर्नली उसको इंपार्ट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर मूवमेंट के कारण उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। दोनों के फॉर्मूला आपने 10th क्लास में अच्छे से पढ़ रखे हैं। तो चलिए अब हम उन्हीं एनर्जीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले हमको एक प्रोजेक्टाइल बनाना है, प्यारा सा सुंदर सा। तो प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके से हम बना देते हैं। ठीक है, ये हमने प्रोजेक्टाइल बना दिया है और अब इस प्रोजेक्टाइल के नोटेशंस हम दे देते हैं। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी थी u, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में था u, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल था ग्राउंड लेवल, ये हमारा ग्राउंड था, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए कि यहाँ पर ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, सब जानते हैं ये इसकी मैक्सिमम हाइट है, इसको अपन कैपिटल H से लिखते हैं। और ये हमारे पास इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज है, जिसको अपन इस तरीके से लिख देते हैं। ये एंगल हमें क्वेश्चन में दे रखा होता है थीटा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम बात कर देते हैं ओ ए बी। ठीक है, या फिर बीच में भी कोई पॉइंट ले लेते हैं। जैसे अगर हम ये पे एक पॉइंट ले लेते हैं तो इस पॉइंट को मैं डैश लाइन से दूसरी तरफ यहां पर भी जोड़ूंगा। ठीक है ना, यहां पर भी जोड़ूंगा। तो इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं सी, तो ये सब पॉइंट हो जाएगा मेरे पास सी डैश। अब देखिए, अब हमको करना क्या है, हमको करना है कि टोटल एनर्जी एट ए। ठीक है ना, सिंस हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी टी ई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी एंड इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ठीक है ना, ये हमने कांस्टेंट क्यों बोला? ये हमने कांस्टेंट इसलिए बोला है क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है वो कांस्टेंट होती है। थोड़ी देर में अभी हम इसको प्रूव भी करने वाले हैं, लेकिन ये चीज आपने छोटी क्लासेस में, अर्ली क्लासेस में आपने पढ़ रखी है, 8th 9th और 10th में आपने पढ़ रखा है कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ टू टाइप्स ऑफ एनर्जी विच इज पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी एंड सम ऑफ दीज एनर्जीज आर कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा था। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ठीक है, ओ से लेके ए तक। ठीक है, फॉर ओ पॉइंट के लिए, ठीक है ना, सिर्फ ओ पॉइंट की बात करते हैं अपन। तो ओ पॉइंट में हमारे पास टोटल एनर्जी एट ओ, टोटल एनर्जी एट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओ प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ओ। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था HmgHo प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था m1/2m VO स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए mgh होता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और 1/2 mv स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। हम O पॉइंट की बात कर रहे हैं। O कौन सा पॉइंट है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। तो O पॉइंट पर हमारे पास HO क्या है? O पॉइंट की हाइट। तो बच्चों हम ग्राउंड को ही डेटम मान के चल रहे हैं। हम ग्राउंड को क्या मान रहे हैं? डेटम। मतलब ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी हम 0 लेके चल रहे हैं, रेफरेंस लेवल लेके चल रहे हैं। तो O पॉइंट पर हाइट कितनी हो जाएगी? 0। O पॉइंट पर हाइट कितनी हो जाएगी? 0। तो अगर हम इसको यहाँ सॉल्व करें तो टोटल एनर्जी एट O इज इक्वल्स टू mg इंटू 0 प्लस
1/2 m। अब vo स्क्वायर मतलब ओ पॉइंट पर वेलोसिटी, पार्टिकल की ओ पॉइंट पर कुछ वेलोसिटी की क्या बोला, हाँ सर u स्क्वायर, u है हमारे पास, क्या है u है, तो ये आ जाएगी हमारे पास u स्क्वायर। तो आपको क्या पता चला कि टोटल एनर्जी एट O इज इक्वल टू 1/2 m u स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर ए बोल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए यहां तक। इसको अपन ने इक्वेशन नंबर ए बोल दिया है। अब हम बात करेंगे ओ के बाद बी पॉइंट की बात करें, ठीक है, फॉर पॉइंट ए, फॉर ए। अब हम ए पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है ना, हम ए पॉइंट की बात करते हैं। तो देखिए ए पॉइंट पर जब हम बात करेंगे तो टोटल एनर्जी हमें निकालनी है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ए प्लस काइनेटिक एनर्जी एट ए। तो ए पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम जी हाइट एट ए प्लस 1/2 m इंटू वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर हम स्पीड रख रहे हैं बच्चों, हम यहाँ पे क्या रख रहे हैं, स्पीड रख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पीड, ठीक है। तो एम जी एच एट ए, तो ए हाइट, ए पर कितनी हाइट है आपके, कैपिटल एच के बराबर। तो टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी इंटू कैपिटल एच प्लस, अब ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, सोचिए ए पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ए पॉइंट पर इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 0 होगी, और एक्स डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा। तो चलिए हम एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में देख लेते हैं। तो इनिशियल पॉइंट पर हमारे पास हाइट 0 थी और स्पीड u थी, तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हमारे पास स्पीड कितनी हो जाएगी u, va को हम लिख देंगे 1/2 m इंटू यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, यू एक्स स्क्वायर। तो एम जी एच प्लस 1/2 m यू एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे एम जी एच प्लस 1/2 m इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अपन बोल देंगे बच्चों इक्वेशन नंबर बी, ठीक है। अब स्टूडेंट इक्वेशन ए और बी को आप देखिए, यहाँ पे हमने लिख रखा है यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा, इक्वेशन ए और बी को ना, तो बाय इक्वेशन ए से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट ओ, ओ पर टोटल एनर्जी कितनी है 1/2 m यू स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2 m यू स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। यहां तक आ रही है आपकी बात समझ में, यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर। तो मेरे पास टोटल एनर्जी एट ओ कितनी आ जाएगी 1/2 m यू एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m यू वाई स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का x कंपोनेंट एट O प्लस काइनेटिक एनर्जी का y कंपोनेंट एट O। यहां तक बात आ रही है बच्चों आपको समझ में, यहां तक आपको बात समझ में आ रही है। तो टोटल एनर्जी हमने O पे निकाली इस तरीके से। अब चलिए अब इक्वेशन बी की बात कर देते हैं। तो बाय इक्वेशन बी, अब आप इक्वेशन बी को देखिए, ये रही इक्वेशन बी। तो एम जी एच है ना, एम जी इंटू एच, तो हम यहाँ पे लिख देंगे टोटल एनर्जी एट ए, इज इक्वल टू एम जी एच। अब एच है हमारे पास मैक्सिमम हाइट या फिर वर्टिकल हाइट जो प्रोजेक्टाइल ने गेन की है, तो उसका फॉर्मूला हम रख देंगे। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। क्या यही इसका फॉर्मूला होता है? ओनली हाँ सर यही होता है, प्लस 1/2 m यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये ऐसा कैसे लिखा हुआ था? तो देखिए g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल एनर्जी एट a, ठीक है। ये g से g कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 m। अब यहाँ क्या बचा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो यू वाई होता है तो उसको अपन लिख देंगे यू वाई का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे 1/2 m, ठीक है। और u cos थीटा का स्क्वायर ही है, देखो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा का स्क्वायर।
और u cos थीटा हमारे पास क्या है, u cos थीटा है हमारे पास ux का स्क्वायर। तो आप देखिए a पर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है और o पर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है। ठीक है, तो ये जो मैंने दो बॉक्सेस बंद कर रखे हैं इनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज कीजिए अपन को यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी थी ना थीटा एंगल पर, तो उसका दो कंपोनेंट निकाले थे अपन ने। एक ये वाला कंपोनेंट था जो ux था x डायरेक्शन में, और एक ये वाला कंपोनेंट था जो uy था। क्लियर है बच्चों? तो देखिए o पॉइंट पर टोटल एनर्जी कितनी आ रही है, 1/2 m ux स्क्वायर प्लस 1/2 m uy स्क्वायर। उतनी ही टोटल एनर्जी a पर आ रही है, आ रही ना। तो इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि टोटल एनर्जी एट O इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट A। ठीक है, इसका मतलब एनर्जी इज कंजर्व्ड। इसका मतलब क्या है, एनर्जी इज कंजर्व्ड। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एनर्जी कंजर्व होती है, क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड क्या होता है आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो इस तरीके से हमने एक प्रोजेक्टाइल के लिए जो आपके टोटल एनर्जी है वेरियस पॉइंट्स पर, तो स्टूडेंट्स मैंने ओ पॉइंट और ए पॉइंट के लिए निकाला है, ओ और ए। आप चाहते तो सी पॉइंट के लिए भी निकाल सकते थे, आपको थर्ड इक्वेशन एक बार एक्स्ट्रा यूज करनी पड़ जाती। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम एवरेज पोटेंशियल एवरेज एनर्जी निकालने की बात करें कि एवरेज पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कहां पर लिखा है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ये रहा हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए कि हमारे पास टोटल एनर्जी कितनी आ रही थी, इसके बराबर, इसी के बराबर आ रही थी। अब यहां पर हम एवरेज निकालेंगे, तो अगला टॉपिक अपन लिख देते हैं एवरेज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एवरेज निकालने की क्या जरूरत पड़ी, देखो बच्चों एवरेज निकालने की इसलिए जरूरत पड़ी है क्योंकि पार्टिकल की सबसे ज्यादा स्पीड यहां होती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, फिर धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती जाती है। ए पॉइंट पर उसकी स्पीड जीरो नहीं होती, मिनिमम होती है। ए पॉइंट पर उसकी स्पीड मिनिमम होती है, वो एक्स डायरेक्शन में। ठीक है ना, और उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक उसकी स्पीड वापस बढ़ती जाती है। तो यहां से लेके यहां तक उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है और यहां से लेके यहां तक के लिए उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है। और जब कोई क्वांटिटी वेरिएबल होती है तो हम उसकी एवरेज वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू। तो चलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, तो यहीं पर आ जाते हैं हम। ठीक है ना, इसी जगह पर आ जाते हैं। तो ये वाली इक्वेशन में यूज करता हूं टोटल एनर्जी एट ए, है ना, यहां पे लिख देता हूं बाय इक्वेशन बी, बाय इक्वेशन बी। इक्वेशन बी क्या थी हमारे पास, टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एम जी एच प्लस 1/2 mu स्क्वायर 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है यहां तक? अब चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगी। तो टोटल एनर्जी एट ए इक्वल टू एम जी एच की जगह हम वापिस यही फॉर्मूला यूज कर देंगे मैक्सिमम हाइट का। तो हमारे पास आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g प्लस 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जब मैं यहां से इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास वापस ये वाली टर्म निकल के आ जाएगी, देखो। ठीक है ना, क्या निकल के आ जाएगी मेरे पास। तो अगर मैं टोटल एनर्जी एट ए इसका एवरेज निकालता हूं, इसका क्या निकालता हूं, एवरेज निकालता हूं, तो देखो जी से जी कैंसिल हो गया, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, इस वाली टर्म में से, इस वाली टर्म में भी 1/2 m u स्क्वायर है, तो इसको मैं बाहर ले लेता हूं। तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, इस वाली टर्म में से हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इस वाली टर्म से हमारे पास बचेगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये बचा हमारे पास, मतलब फर्स्ट टर्म में से हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाल लिया, सेकंड टर्म में से
cos स्क्वायर थीटा निकाल लिया। तो आप यूं कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है वेयर पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू 1/2 m u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्या हम ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ठीक है ना, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, हमें इस वाले ब्रैकेट का एवरेज निकालना पड़ेगा। तो अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी एट ए का एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज। तो अब आप देखिए, तो बच्चों क्या 1/2 चेंज हो रहा है? नहीं। क्या मास चेंज हो रहा है? नहीं। क्या इनिशियल स्पीड चेंज हो रही है? नहीं। ये वाली स्पीड फिक्स रह गई, इसके बाद हर पॉइंट पर आपकी स्पीड चेंज होगी, लेकिन जो इनिशियल में आपने दी थी वो तो कांस्टेंट थी। तो 1/2 mu स्क्वायर मतलब ये क्वांटिटी पूरी की पूरी फिक्स्ड है। तो सर चेंज क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ये अंदर वाले फंक्शन थीटा, मतलब ये देखिए ये थीटा कंटिन्यूअसली कम होता जा रहा है। ये थीटा मैक्सिमम इतना था, फिर ये कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। यहाँ पे देखो थीटा 0 हो गया और उसके बाद यहाँ पे थीटा नेगेटिव में चलता जा रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? आ रही है बात समझ में? तो चेंज क्या हो रहा है? थीटा। और थीटा चेंज हो रहे हैं तो हमें एवरेज भी इसी का निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का एवरेज ए पॉइंट पर 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एट ए का एवरेज हमारे पास आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज, ठीक है। एंड काइनेटिक एनर्जी एट ए इसका एवरेज हमारे पास हो जाएगा 1/2 m u स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर थीटा का एवरेज, ठीक है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखना, आप मैं आपको दो ग्राफ बना के बताता हूं। पहला ग्राफ तो ये है साइन का और दूसरा ग्राफ ये है, ठीक है ना। पहला ग्राफ ये है और दूसरा ग्राफ ये है हमारे पास। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास साइन थीटा का ग्राफ है और ये हमारे पास कॉस थीटा का ग्राफ है। मैंने बेसिक मैथमेटिक्स के ट्रिग्नोमेट्री वाले सेक्शन में आपको अच्छे से बना के बताए थे। तो ये साइन थीटा का ग्राफ है एक टाइम पीरियड के लिए, एक साइकिल के लिए, है ना, एक साइकिल के लिए। और उसी तरीके से ये कॉस का ग्राफ है एक साइकिल के लिए। क्लियर है बात बच्चों? अगर आपको डाउट हो रहा तो आप बेसिक मैथ्स वाले लेक्चर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए ये साइन थीटा का ग्राफ है। क्या है ये? साइन थीटा का ग्राफ है। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, अगर साइन थीटा की जगह मैं लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा, है ना, मतलब मैंने इस फंक्शन का स्क्वायर कर दिया। तो फंक्शन का स्क्वायर करते से ही ये वाली वैल्यूज तो पॉजिटिव आ रही थी क्योंकि वो ऊपर की तरफ है, लेकिन ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही थी। तो जब मैंने साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया तो मेरे पास ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? मेरे पास ग्राफ अब ये पॉजिटिव हो जाएगा। मेरे पास ये ग्राफ कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर हम साइन थीटा की एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो प्लस माइनस 0 आ जाता, इसका एरिया आ जाता +5 यूनिट, इसका एरिया आ जाता -5 यूनिट। दोनों को ऐड करते 0 हो जाता है, क्योंकि एवरेज में क्या करते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर साइन थीटा के केस में एवरेज 0 आ जाता। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? हम ये लिख देते हैं, क्योंकि साइन थीटा का एवरेज बराबर होता है 0 के और यही एवरेज बराबर होता है कॉस थीटा के। कहने का मतलब ये है कि अगर कॉस के लिए भी मैं यही चीज करता तो देखिए ये वाला क्वार्टर सर्कल, ये वाली क्वार्टर साइकिल पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव आ रही है, ये पूरी नेगेटिव आ रही है। तो अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा कर देता, तो नीचे वाला जो एरिया है ये ऊपर की तरफ ही हो जाता। क्या हो जाता? ऊपर की तरफ हो जाता। कॉस का भी हमारे पास एवरेज 0 ही आता, जैसे साइन का एवरेज 0 आता, क्योंकि ये एरिया ये इस एरिया को काट देता और ये वाला एरिया इस वाला एरिया को काट देता, ठीक है ना। ये +2, ये -2, ये -2, ये -2, ये +2 ऐड होकर वापस 0 हो जाता। तो कॉस का एवरेज और साइन का एवरेज 0 आता है। लेकिन हमें किसका एवरेज लेना है? कॉस स्क्वायर थीटा का। किसका एवरेज लेना है?
कॉस स्क्वायर थीटा का। तो जब हम कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज लेंगे तो हमें याद रखना है कि इनका एवरेज हमारे पास कितना हो जाएगा 1/2। मतलब बट लेकिन अगर आप साइन स्क्वायर थीटा का एवरेज पूछोगे या फिर आप कॉस स्क्वायर थीटा का एवरेज पूछोगे तो वो हमारे पास 1/2 आएगा। वो हमारे पास आएगा 1/2। कैसा आएगा 1/2। अगर जगह बचती है तो मैं ग्राफ मिटा के इनके एवरेज वैल्यू निकालना सिखा दूंगा। पहले अपन इस जो टॉपिक उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू 1/2 और कॉस स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू भी 1/2। ये दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पे पुट करनी है। दोनों वैल्यूज हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो देखिए, सो पोटेंशियल एनर्जी एट ए एवरेज कितनी आ जाएगी 1/2 m u स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये आ गया हमारे पास 1/4 m u स्क्वायर। और इसी तरीके से अगर हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी एट ए का एवरेज तो ये आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर। ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये भी हमारे पास आ गया 1/4 m u स्क्वायर। तो हम अगर टोटल एनर्जी एवरेज निकालते हैं, टोटल एनर्जी एवरेज, ठीक है, टोटल एनर्जी एवरेज क्या होता है, इन दोनों का सम कर देंगे भाई। यही देखा था ना अपन ने कि टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का जब हम एवरेज निकाल लेंगे तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ 1/4 m u स्क्वायर यही हो जाएगा। तो 1/4 m स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी एट एवरेज है। तो मैं इस पे लिख दूंगा 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट ए का एवरेज। और यही है मेरे पास हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट ए का एवरेज। आ गया आपको बात समझ में। तो फाइनल जो मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूं वो ये हो जाएगा कि टोटल एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एवरेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एवरेज। और अगर आप मास की टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, तो टोटल एनर्जी यही है बच्चों, ये टोटल एनर्जी है। मतलब टोटल एनर्जी जो होती है वो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी के डबल के बराबर होती है। टोटल एनर्जी जो होती है वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी के डबल के बराबर होती है। या फिर टोटल एनर्जी कितनी होती है 1/2 m u स्क्वायर। मतलब ये वो काइनेटिक एनर्जी जो हमने इनिशियल में दी थी। तो इनिशियल में जिस एनर्जी से हमने इसको फेंका था यही इस प्रोजेक्टाइल की टोटल एनर्जी थी। यही इस प्रोजेक्टाइल की क्या थी, टोटल एनर्जी। तो ये आपको यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स। ठीक है, रही बात साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1/2 कैसे आती है, तो उसके लिए मैं आपको अल्टरनेटिव करंट वाले चैप्टर में या फिर किसी भी बेसिक मैथ्स वाले चैप्टर में मैंने एवरेज निकालना बता रखा है। आप अगर चाहें तो वो लेक्चर देख सकते हैं। तो बच्चों, मेरी इतनी मेहनत के बावजूद भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। जानकार लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, लेकिन जो अनजान है कृपया आप लोग इस चैनल को उन लोगों तक पहुंचाएं। चलिए, अभी तक का जो भी पार्ट था थ्योरी वाला वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन हमने पढ़ लिया है। इसके बाद वाले जो आपके प्रोजेक्टाइल मोशन के टॉपिक्स आएंगे वो अब ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं आएंगे। अब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे किसी छत पर से, कभी ऊपर फेंकेंगे, कभी नीचे फेंकेंगे, कभी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल फेंकेंगे। तो वो केसेस हम आने वाले टाइम पर पढ़ेंगे, है ना। इंक्लाइन पर से प्रोजेक्टाइल फेंकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जेईई में तो कैसा भी क्वेश्चन वो बना देते हैं। तो अभी तक हमने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन कंप्लीट किया है और उसी को बेसिस मानकर हम आने वाले टॉपिक्स में भी उनके कॉन्सेप्ट्स को यूटिलाइज करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस के साथ उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड of projection so that projectile
so that projectile just touches the wall। ठीक है ना, मतलब आपको प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्शन की वो स्पीड पता करनी है जिससे आपका प्रोजेक्टाइल सिर्फ एक दीवार को टच करता हुआ निकल जाए। दीवार को क्या करता हुआ निकल जाए? टच करता हुआ निकल जाए। तो चलिए हम जो बोला है वो कर लेते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्टाइल स्टूडेंट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्टाइल में यहां पर मैंने एक दीवार बना दी, ठीक है ना, यहां पर मैंने एक दीवार बना दी, ये दीवार है साहब। और क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है कि प्रोजेक्टाइल इस दीवार को सर जस्ट टच करता हुआ निकले, मतलब इससे टकराएगा नहीं, इसको बस जस्ट हल्का सा टच करते हुए निकल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन के अंदर जो डाटा दे रखा है वो कुछ इस तरीके से है कि ये जो हाइट, ये जो लेंथ है ये 12 मीटर है, ये जो लेंथ है ये 36 मीटर है, और ये 9 मीटर है। ये मतलब वॉल की जो हाइट है वो कितनी है? 9 मीटर है। और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है प्रोजेक्शन की वेलोसिटी, ये यू हमसे पूछा गया है। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? यू पूछा गया है। तो चलिए स्टूडेंट बिना देर के इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसके सॉल्यूशन में देखिए, हमें एक ट्रेजेक्टरी पर एक पॉइंट ऐसा दिया गया है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि हम फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट से इनको मिला देते हैं, इस एंगल को अल्फा बोल देते हैं, इस एंगल को बीटा बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। सबसे पहले आर रेंज क्या होती है? इनिशियल पॉइंट से लेके फाइनल पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो ये हमारे पास आ जाएगी 12 प्लस 36। तो रेंज कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? रेंज कितनी आ गई? 48 मीटर। रेंज हमारे पास कितनी आ गई? 48 मीटर। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो tan अल्फा है, tan अल्फा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको मैं लिख दूंगा 9/12। एंड इसी तरीके से हम tan बीटा निकालना चाहेंगे, तो tan बीटा हमारे पास आ जाएगा 9/36। कोई दिक्कत है? नहीं। सिंस वी नो, अब हम यहां लिख देते हैं सिंस वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, हमने डिराइव कर रखा है। हमने क्या डिराइव कर रखा है कि अगर ये वाला एंगल आपके थीटा है, ये वाला एंगल आपके थीटा है, तो tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा। ये हमने पिछले लेक्चर्स में डिराइव किया है बच्चों, देख लेना, बहुत ही शानदार डेरिवेशन है। तो हम यहां से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan अल्फा को मैं लिख देता हूँ 9/12 प्लस tan बीटा, tan बीटा को मैं लिख देता हूँ 9/36। ठीक है, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 36, 27, ठीक है ना। 12 3 जा 36, तो 3 9 जा 27 प्लस 36 1 जा 36, तो 9 1 जा 9, तो आ जाएगा 36/36, तो इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया tan थीटा इक्वल टू tan 45 डिग्री इक्वल टू 1। तो इससे हमारे पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना आ गया? 45 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है u की वैल्यू, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू है, हमारे पास रेंज की वैल्यू है, तो हम जानते हैं, हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। सिंस r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g। ठीक है, तो u स्क्वायर सॉरी, तो r की जगह हम क्या रख देंगे? r की जगह हम रख देंगे 48 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ऐसा कैसा? क्योंकि अननोन है, फाइंड करना है, तो साइन 2 थीटा, थीटा की वैल्यू 45 है, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री डिवाइडेड बाय जी। जी की वैल्यू हम जनरली tan ले लेते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो यू स्क्वायर बाय 10, तो हमारे पास यू स्क्वायर कितना आ जाएगा? 48 इंटू 10, तो u इज इक्वल टू अंडर द रूट 480। ठीक है, अब 16 या 48, तो 4 16 है ना, इसके फैक्टर्स अपन करेंगे, तो 16 या 48 30, तो 4√30, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 4√30 मीटर
पर सेकेंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन में हमसे उसने इनिशियल स्पीड पूछी थी तो वो हमने बता दी है, जिसका मैग्नीट्यूड आया है 4√30 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों इस तरीके का न्यूमेरिकल्स मतलब एप्लीकेशंस को मैं आपको यूज करना सिखा रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि इफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी is y equal to ax minus bx square, then find। ठीक है ना, तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पहला फाइंड करना है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब थीटा की बात कर रहा है। सेकंड हमें फाइंड करना है रेंज। थर्ड हमें फाइंड करना है हाइट। ठीक है, और फोर्थ हमें फाइंड करना है u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड है ना, इनिशियल स्पीड फाइंड करनी है। तो देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में सिर्फ ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू ax स्क्वायर माइनस bx स्क्वायर। ठीक है, और उसने हमसे लगभग सारे पैरामीटर्स पूछ लिए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। तो सॉल्यूशन में हमने ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन पढ़ी थी, तो उस इक्वेशन से हम इस चीज को कंपेयर करेंगे। तो हमने क्या जानते हैं, हम जानते हैं y इज इक्वल टू tan थीटा इंटू एक्स माइनस g बाय 2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर दे रखा है, ये दे रखा है हमें ax माइनस bx स्क्वायर के। यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं है ना। तो ये ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन हम डिराइव कर चुके थे लास्ट लेक्चर्स में, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन उसने हमें इसके बराबर दे रखी है। तो जब हम कंपेयर करेंगे बाय कंपैरिजन, जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, एक्स से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो ए है, तो यहाँ पे एक्स से कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, tan थीटा। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी tan इनवर्स ए। tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ए। तो ये मेरे पास, तो बच्चों पहला आंसर आ चुका है। अब अगर मैं इसी प्रोजेक्टाइल, इसका एक प्रोजेक्टाइल बना देता हूं आपको दिखाने के लिए, ये हमारा प्रोजेक्टाइल। तो बच्चों ये हमारे पास मैक्सिमम हाइट होती है, ठीक है ना। इस मैक्सिमम हाइट पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्लोप 0 है। यहाँ पर स्लोप कितना है, स्लोप जो कि dy बाई dx होता है वो 0 है। तो मैक्सिमम पॉइंट पर हमारे पास क्या होता है, स्लोप 0। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सेकेंड। फर्स्ट तो हमारे पास सॉल्व हो गया, सेकेंड तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट मैक्सिमम हाइट dy बाई dx इक्वल टू 0। तो देखिए y इक्वल टू हमारे पास था ax माइनस bx स्क्वायर, तो dy बाई dx हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a माइनस 2b x इक्वल टू 0। यही आ जाएगा ना। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा x इक्वल टू a बाय 2b। ठीक है, मतलब ये जो x लोकेशन आई है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a बाय 2b। कहने का मतलब ये है कि x इक्वल टू इस पॉइंट पर, x बराबर दिस पॉइंट पर अगर आप x की वैल्यू यहां पर ये रख देते हैं तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी, hm के बराबर। ठीक है ना, मतलब x बराबर ये हो जाएगा तो हमारे पास y कितना हो जाएगा, h के बराबर। सो h इज इक्वल टू ax, a इंटू एक्स, एक्स की जगह a बाय 2b माइनस b एक्स स्क्वायर मतलब a बाय 2b का स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर बाय 2b, ये आ गया a स्क्वायर बाय 2b माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर, ये b स्क्वायर आ जाएगा तो b कट जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। a स्क्वायर बाय b स्क्वायर से b कट गया तो b 2 टू 4 b स्क्वायर। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू कितनी आ जाएगी स्टूडेंट्स, मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर
बाय 4b के। तो ये हमारे पास सेकंड आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब बात आती है तीसरे की। तीसरा हमसे क्या पूछा था, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकल गया, आर निकालना है, एच निकल गया हमारे पास। अभी न्यूमेरिकल और सॉल्व करना है। तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, ए स्क्वायर बाय 4b²। तो ये हमारा सेकंड आंसर हो गया हाइट का। थर्ड कर देते हैं, ठीक है ना। एट y इक्वल टू 0, x इक्वल टू r। देखिए मतलब इस पॉइंट पर y इक्वल टू 0 है और इस पॉइंट पर भी y इक्वल टू 0 है, तो ये तो इनिशियल पॉइंट है, तो यहाँ पे r 0 हो जाएगा। ठीक है ना, x बराबर 0 और x बराबर r। मतलब y लोकेशन आपकी 0 कब होगी, या तो x इक्वल टू 0 पे ये वाला पॉइंट, या फिर x इक्वल टू r पे ये वाला पॉइंट। तो हम ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट हम कंसीडर करेंगे, तो y इक्वल टू 0 रखा आप यहाँ पे। तो 0 इक्वल टू ax माइनस bx²। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 इक्वल टू x a माइनस bx। ठीक है, तो इससे हमारे पास देखिए x की वैल्यू या तो 0 होगी, या फिर x की वैल्यू 0 तो यहाँ आ गई है ना। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 होना चाहिए, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। तो ये तो 0 हमने पहले मान लिया था, तो यही 0 होगा। तो हमारे पास x इक्वल टू a बाय b आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x इक्वल टू a बाय b। सो एट x इक्वल टू a बाय b इक्वल टू r, वी गेट y इक्वल टू 0। तो हमारे पास r की वैल्यू ये आ गई, ये हमारे पास h की वैल्यू आ गई। ठीक है ना, ये इनिशियल की आ गई। तो देख रहे हैं आप स्टूडेंट्स किस तरीके से हमने सारे आंसर्स निकाल लिए। तो हमारे पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी a बाय b। अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट रह रहा है हमारे पास, हमको निकालना है u, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब इनिशियल वेलोसिटी आप कैसे निकालेंगे, इनिशियल वेलोसिटी के लिए आप जनरल इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो देखिए ये जो b वाली टर्म थी, माइनस b इक्वल टू माइनस g बाय 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही आ रहा था। तो मैं यहां से माइनस से माइनस कट जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल्स टू g अपॉन 2u स्क्वायर। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा। भाई 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा है ना, तो उसको मैं सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। बेसिक मैथ्स का लेक्चर पढ़िए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा g सेक स्क्वायर थीटा, और इस चीज को मैं लिख सकता हूँ g सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2b डिवाइडेड बाय 2b। ठीक है, ये हमारे पास 2b आ रहा है। अब टेन थीटा की जगह मैं a लिख सकता हूं। ये देखिए ऊपर टेन थीटा की जगह मैं a लिख सकता हूं, तो टेन स्क्वायर थीटा की जगह a स्क्वायर लिख सकता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा u इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, अंडर द रूट u इज इक्वल्स टू अंडर द रूट g 1 प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2b। तो स्टूडेंट मीटर पर सेकंड, ये हमारा फाइनल आंसर है, और ये हमारा मीटर फाइनल आंसर है, और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुछ इस तरीके से आपको अलग अलग वेरिएबल्स के साथ खेलना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे, ये पहला न्यूमेरिकल, ये दूसरा न्यूमेरिकल। लेक्चर की टाइमिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो बाकी के न्यूमेरिकल या फिर बाकी के इलस्ट्रेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाए जाएंगे। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सहयोग की मुझे जरूरत है। अब इस चैनल का रंग धीरे धीरे बदलने लगा है, धीरे धीरे अच्छे अच्छे टॉपिक्स आ रहे हैं, और बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स की यहाँ पे बरसात हो रही है। ठीक है ना, इन कॉन्सेप्ट्स का आपको आईआईटी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो बच्चों, इस चैनल का कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो, आपको मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगता हो, प्रॉब्लम्स करवाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है बच्चों,
चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।